हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में के बारे में हम बात कर रहे थे। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने बेसिक से लगाकर सिग्नल काउंट करके हमने स्पेक्ट्रम बनाना सीख लिया था, और स्पेक्ट्रम के बेस पे, उस डेटा के बेस पे भी हमने उस जो सूत्र है, फॉर्मूला है यौगिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था डेटा के बेस पे। और उस बेस पे मैंने आपको यूवी, आईआर और एनएमआर तीनों डेटा के बेस पे एक क्वेश्चन भी सोल्व करवाया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन और सोल्व करवा रही हूँ, जिसमें आपको यूवी, आईआर और सब एनएमआर का डेटा दे रखा है, और आपके पास आपको एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है। अब स्पेक्ट्रम नहीं, आपको एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अब आप डेटा देख लीजिए, आपके पास डेटा क्या दे रखा है। कोई कंपाउंड है जिसका आपके पास अणु सूत्र है C4H8O, आपके पास कोई फॉर्मूला है H8O, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे। H8O आपके पास कोई फॉर्मूला है, जिसकी यूवी जो पीक है 275 पे अपने को प्राप्त हो रही है। आईआर उसकी जो रेंज है 2941 से 2857 के बीच में आईआर की रेंज प्राप्त हो रही है। एक पीक आपको 1715 पे आ रही है और एक 1460 पे आ रही है। अब देखिए एनएमआर आपके पास क्या आ रही है। एनएमआर में 2.48 पे एक क्वार्टेट प्राप्त हो रहा है। 2.48 पे एक क्वार्टेट प्राप्त हो रहा है, जिसके स्वयं के पास 2 हाइड्रोजन हैं। 2.12 पे आपके पास एक सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, जिसके पास 3 हाइड्रोजन हैं। 1.07 पे आपको एक ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है, जिसके पास 3 हाइड्रोजन हैं। अब आप इसको पहले आप पता लगाते हो कि इसमें किस प्रकार के, देखो यूवी के डेटा को अगर हम देखें, यूवी का डेटा है हमारे पास यूवी = 275, क्या है 275। ये डेटा क्या कह रहा है, 275 क्या कहता है कि यहाँ पे एक दुर्बल पीक प्राप्त होती है, अपने पास दुर्बल बैंड प्राप्त होता है, दुर्बल बैंड प्राप्त होता है। इस दुर्बल बैंड के कारण हमें एन से पाई स्टार ट्रांजिशन प्राप्त होते हैं। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं इस वाली रेंज में। एन से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहे हैं, मतलब हमारे पास एक लोन पेयर होगा, इसमें एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर के साथ में हमारे पास एक यहाँ पे पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। ऐसा कोई ना कोई ग्रुप इस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, जिसके पास हमारे पास लोन पेयर भी होगा और हमारे पास पाई बॉन्ड भी होगा। 2 चीज़ें हो गई। अब आप अगर आईआर को देखें, आईआर में सबसे पहले आप पता लगाओगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आपको इन रेंज से देखने से आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप 1715 को देखोगे, जैसे ही आप 1715 को देखोगे तो आपके दिमाग में एक ही कंपाउंड काम आएगा, दिमाग में आएगा, एक ही कंपाउंड दिमाग में आएगा कि 1715 पे किसकी पीक आती है। 1715 पे कार्बोनिल ग्रुप की पीक आती है। 1715 पे आ गई। अब ये जो है, ये जो अपना यूवी का डेटा ये है, ये इस चीज़ को प्रूफ करता है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप की पुष्टि किसने कर दी, यूवी के डेटा ने। ये यूवी का डेटा हम हटा देते हैं, क्योंकि हमारी प्रूफ हो गया कि अपने पास कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखिए आप, ये जो 2941 और 2857 और ये 1460 जो है, ये हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग के कारण प्राप्त हो रहे हैं। अब देखो, अगर 2941 से 2857 ये आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारे कंपन यानी स्ट्रेचिंग आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपके पास CH स्ट्रेचिंग के कारण कौन सा प्राप्त होता है, H के कारण कौन सा प्राप्त होता है, वो उसमें सारी रेंज है। हमें अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप की नीड थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन फंक्शनल ग्रुप को किया है। अगर आपको ये पीक देखनी है तो आप लास्ट ईयर की बुक्स को देख सकते हैं। इसमें क्या है, आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसमें अगर आपके पास 2941 से 2857 के बीच में कोई पीक प्राप्त हो रही है, इसका मतलब CH स्ट्रेचिंग के कारण, तनन के कारण प्राप्त हो रही है, तो मतलब वहाँ पे CH3 ग्रुप की पुष्टि होती है। वहाँ पे कोई कंपाउंड में कोई ना कोई CH3 ग्रुप है। और यहाँ पे अगर 1460 पे प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पे CH3 से जुड़े हुए CH2 ग्रुप की पुष्टि होती है कि CH3 से कोई ना कोई CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास पुष्टि होती है। अब हम क्या करते हैं, एनएमआर सिग्नल्स के बेस पे
NMR सिग्नल्स के बेस पे हम कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अब आप देखिए 2.48 पे कोई क्वार्टेट प्राप्त हो रहा है, वो भी 2 हाइड्रोजन के कारण। आपको पता है 2 हाइड्रोजन के कारण मतलब यहाँ पे कोई CH2 ग्रुप होगा। CH2 ग्रुप को आपको पता है कि इसकी जो रेंज है 1 से लगाकर 1.7 तक प्राप्त होती है लगभग, लेकिन यहाँ पे रेंज जो है 2.48 तक प्राप्त हो रही है। 2.48 तक प्राप्त हो रही है मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस CH2 के पास में जुड़ा हुआ होगा। इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा, अगर हम इस CH2 को यहाँ पे रखें, इस CH2 को यहाँ पे रखें, तो अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि यहाँ पे क्वार्टेट ही प्राप्त होगा, कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, ये अभी हम प्रूफ बाद में करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 2.12 पे कोई सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, वो भी 3H हाइड्रोजन के कारण। आपको पता है CH3 ग्रुप कोई है, इसकी जो है पीक कहाँ प्राप्त होती है, 0.8 से 1.0 तक प्राप्त होती है, आपको ये प्राप्त होती है, लेकिन इसकी जो है सिंगलेट आपको प्राप्त हो रहा है 2.12 पे प्राप्त हो रहा है। 2.12 पे प्राप्त हो रहा है मतलब इसके पास भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिंगलेट प्राप्त हो रहा है। सिंगलेट प्राप्त हो रहा है मतलब इसके जो पास में जो भी एटम स्थित होगा उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, 0 होंगे। अब हम अगर CH3 को यहाँ पर लगाएं, CH3 को अगर यहाँ पे लगाएं तो देखिए आप CH3 अगर यहाँ पे लग जाता है तो इस वाले कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 0, नंबर ऑफ एक भी हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। उल्टा ये यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहा है, जिससे इसके इन हाइड्रोजन के ऊपर डी शिल्डिंग इफेक्ट हो रहा है, डी शिल्डिंग इफेक्ट हो रहा है, यानी इसलिए इसके लिए डेल्टा की वैल्यू जो है केमिकल शिफ्ट बढ़ गया है। ये हो गया, ये अपना कंफर्म हो गया, इसको हमने कंफर्म कर लिया। अब आप देखिए इसके लिए भी हमने कंफर्म कर लिया था कि ये कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास जुड़ा है, इसलिए इसकी जो है कम ये डेल्टा की वैल्यू बढ़ गई। अब आप देखिए 1.07, ये क्या है, 1.07 पे ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है अपने को, और जो है 3 हाइड्रोजन है जिसके पास। अगर हमारे पास एक ही स्थिति बच रही है, यहाँ पे CH3 लगा के देख लीजिए कि इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, और प्राप्त क्या हो रहा है इसका, ट्रिपलेट, यानी 2 है इसके पास, 2 + 1 = 3, यानी इसके लिए ट्रिपलेट हमको प्राप्त हो गया ये भी। और 1.07 पे आपको पता है मेथिलीन ग्रुप की कहाँ प्राप्त होती है, मेथिल ग्रुप की 0.1 से 1 तक की प्राप्त होती है। ये देखिए आपकी 1 तक की है, ये 0.7 है, ये कोई आप 1 तक की मानिए इसको, ये 1 पे इसकी, क्योंकि इसके ऊपर जो ये डी शिल्डिंग इस ऑक्सीजन का के कारण डी शिल्डिंग इफेक्ट इसके ऊपर बहुत कम पड़ रहा है लेकिन बहुत ही ना के बराबर पड़ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है इतनी सी इंक्रीज हुई 0.07। और इसके लिए आप देखिए CH2 के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है और CH3 के पास ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है डी शिल्डिंग, इस ऑक्सीजन का डी शिल्डिंग इफेक्ट, इसलिए इनकी डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा बढ़ी है, केमिकल शिफ्ट ज़्यादा चेंज हुआ है। अब आप देखिए, अब हम वापस इनको इसके ऊपर अप्लाई करके मैच करेंगे। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप ये हमारा हो गया, CH3 ग्रुप हमारा ये CH3 ग्रुप भी हो गया, हमारे पास CH2 ग्रुप भी हमारे पास हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट है। अब आप देखिए 2.4 पे क्वार्टेट प्राप्त होना चाहिए, क्वार्टेट कब प्राप्त होगा, अब देखो अब हमने बोला कि इसके लिए हमको क्वार्टेट चाहिए, इसके लिए बोला ना कि 2.48 पे मतलब 2 हाइड्रोजन के कारण, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और 2.48 पे मतलब ये कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के पास जुड़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ कर रहा है, यानी जो डी शिल्डिंग इफेक्ट कर रहा है, इसके लिए हमको क्वार्टेट चाहिए। क्वार्टेट कब प्राप्त होगा, जब पास वाले कार्बन पर 3 + 1 = 4, पास वाले पर 3 प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तब इसके पास हमको क्वार्टेट प्राप्त हो रहा है। ये हमारे पास क्वार्टेट प्राप्त हो गया, इसके लिए भी हो गया, ये कंफर्म हो गया अपना, ये वाला NMR सिग्नल कंफर्म हो गया। अब आप देखिए 2.12 पे आपको कोई सिंगलेट प्राप्त हो रहा है, 2.12 पे आपको कोई सिंगलेट प्राप्त हो रहा है 3H हाइड्रोजन के कारण, और देखो ये देखो 3 हाइड्रोजन इसके पास है, और आपको सिंगलेट प्राप्त करना है तो इसके पास वाले पर कुछ भी प्रेजेंट हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जिससे डाउन फील्ड में जा रहा है, और इसकी भी अपना क्लियर हो गया। अब तीसरा देखिए आप 1.07 पे ट्रिपलेट प्राप्त हो रहा है 3 हाइड्रोजन के कारण, ये देखो 3 हाइड्रोजन है और इसके पास वाले पे 2 है, तो 2 + 1 = 3, यानी ट्रिपलेट इसके लिए प्राप्त हो रहा है, यानी इसके हिसाब से अपना
एकदम सही फॉर्मूला बैठता है इसका। आप अगर इसका नाम करें तो 2-ब्यूटेनॉन होगा इसका नाम, 2-ब्यूटेनॉन। कीटोन है ये, कीटोन है। कीटोन कौन से नंबर पे है? 1, 2। दूसरे नंबर पे कीटोन वाला ग्रुप है तो ब्यूट-2-ऑन या 2-ब्यूटेनॉन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार हम अब देखो अब हमने इसका अणुसूत्र भी कंफर्म करना है। C4 1 2 3 4, ये C4। अच्छा, अपने पास कितने हो जाएंगे? 3 4 5 6 7 8, ये 8 और ऑक्सीजन 8, C4H8O अपना फॉर्मूला था। तो ये अपने पास C4H8 फॉर्मूला आ गया। इस प्रकार हम डेटा के बेस पे हम इसकी कंपाउंड की या यौगिक की हम संरचना ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे संरचना ज्ञात करने पर कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, या फिर हमको कोई स्पेक्ट्रम दे दिया जाएगा। स्पेक्ट्रम जैसे आपको कोई स्पेक्ट्रम दे दिया, स्पेक्ट्रम देके भी आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करवाया जा सकता है। इस प्रकार हमको कैसे भी डेटा मिले, हम उस डेटा के बेस पे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ऐसे कंपाउंड निकाल सकते हैं। आप IR की रेंज को याद कीजिएगा, जिससे आपको कंपाउंड निकालने में बहुत आसानी रहेगी। और ऐसे हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी यहीं ख़त्म होती है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये लास्ट वीडियो था। हमारी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी है। ये 4th ईयर की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी थी जो BSc के 3rd ईयर में चलती है। थैंक यू।